जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक एजुकेशन पॉइंट टू में। दोस्तों, आज से शुरुआत होने जा रही है आपका पॉलिटिकल साइंस की क्लास। दोस्तों, आज से आप सभी को लगातार क्लासेस मिलती रहेगी। तो मैंने सोचा कि किस टॉपिक से शुरू किया जाए, तो मैं सोचा कि भारत में है लोकतंत्र, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र से हम लोग अपनी पॉलिटिकल साइंस की क्लास शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या जानने वाले हैं इस वीडियो में। आप लोग देख चुके होंगे थंबनेल पर। तो देखिए इस वीडियो में क्या क्या जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को जानने, पढ़ने और समझने से पहले जानकारी लेना आवश्यक है कि उसका अर्थ क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। उसके बाद जानेंगे आप लोग कि परिभाषा क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है, व्हाट इज डेमोक्रेसी। उसके बाद जानेंगे उद्देश्य। सबसे महत्वपूर्ण लिया मैंने उद्देश्य, क्योंकि कई लोग उद्देश्य को नहीं बताते हैं कि लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी। तो मैंने लिया है 3rd नंबर पर उद्देश्य। उसके बाद प्रकार, लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद जानेंगे लोकतंत्र के गुण और अवगुण। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले अर्थ। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक आवश्यक बात, वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि आप लोग ढूंढते रहते हैं कि कौन सा वीडियो देखूं तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, यदि आप लोकतंत्र सही मायने में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि अर्थ क्या होता है। क्या होता है अर्थ, क्या होता है किसका, लोकतंत्र का। तो देखिए लोकतंत्र आंग्ल भाषा के डेमोक्रेसी शब्द से बना है। लोकतंत्र आंग्ल भाषा के डेमोक्रेसी शब्द से बना है। देखिए जैसे में होता है कि इसका हिंदी में अर्थ नहीं निकल पाता है तो हम लोग इंग्लिश में रूपांतरण करते हैं, और इंग्लिश में नहीं हो पाता है तो और किसी भाषा में रूपांतरण करते हैं और उसका अर्थ निकालते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी है। देखिए लोकतंत्र को अंग्रेजी भाषा में, यानी आंग्ल भाषा में, आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेजी, आंग्ल भाषा के डेमोक्रेसी शब्द से बना है। और जो डेमोक्रेसी है वो यूनान भाषा के 2 शब्दों से बना है। बात को समझिएगा पहले। देखिए जो डेमोक्रेसी देखिए जो लोकतंत्र है वो आंग्ल भाषा के, यानी अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द से बना है। और जो डेमोक्रेसी है ये यूनान भाषा के डेमास और क्रेसिया से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों बात समझ में आ गया होगा कि जो लोकतंत्र का आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी में कहा जाए, लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं, और इसी डेमोक्रेसी को यूनान भाषा में डेमास और क्रेसिया के नाम से जानते हैं, और इसी प्रकार से इसका अर्थ निकाला गया है। तो देखिए यहाँ पर देखिए डेमोक्रेसी यानी आंग्ल भाषा के डेमोक्रेसी शब्द से बना है, और जो डेमोक्रेसी है वह यूनान भाषा के डेमास और क्रेसिया से बना हुआ है। अब देखिए इसका अर्थ देखिए डेमास का अर्थ बताया गया है कि डेमास का अर्थ क्या होता है, जनता होता है। क्या होता है, जनता होता है। और क्रेसिया का अर्थ क्या होता है, शक्ति अथवा शासन। देखिए शक्ति अथवा शासन। इस प्रकार से यदि कोई पूछे कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जनता का शक्ति अथवा शासन। जनता का शक्ति अथवा शासन। क्या बताएंगे आप, जनता की शक्ति अथवा शासन, जनता की शक्ति अथवा शासन। अब देखिए अंग्रेजी मीडियम वाला कोई पूछ रहे, यानी आपको सटीक आंसर देना हो, यदि सटीक आंसर देना है, कोई पूछे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, तो इसका मतलब क्या होगा, जनता का मतलब, जनता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पब्लिक कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कहते हैं। और शक्ति को क्या कहते हैं, पावर। तो लोकतंत्र का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, पब्लिक पावर। यदि किसी को बोलना हो कि लोकतंत्र क्या है, तो यदि आप ठोस शब्द में कह सकते हैं पब्लिक पावर इज डेमोक्रेसी, यानी जनता का शासन ही लोकतंत्र है। पब्लिक पावर इज डेमोक्रेसी यानी जनता का पावर ही लोकतंत्र है। देखिए दोस्तों, आप लोग का उम्मीद है कि आप लोग अर्थ समझ में आपको आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग परिभाषा की ओर। तो देखिए लोकतंत्र का अर्थ क्या हुआ, लोकतंत्र का अर्थ हुआ जनता का शक्ति अथवा शासन। अब देखिए परिभाषा, देखिए लॉर्ड ब्राइस जो लॉर्ड ब्राइस हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने अपने शब्दों में व्यक्त करते हुए कहा कि हाँ लोकतंत्र यह होता है। तो देखिए बता रहे हैं
एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्गों के हाथ में न होकर संपूर्ण जन समाज के सदस्यों में निहित होती है। देखिए बता रहा था कि लोगों का शासन होता है। लोकतंत्र क्या होता है? लोगों का शासन होता है। देखिए, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राज्य के शासन की शक्ति, देखिए बता रहा है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राज्य की शासन की शक्ति किसी विशेष व्यक्ति को नहीं देकर, किसी विशेष वर्ग को नहीं देकर संपूर्ण शक्ति जन समाज में निहित होती है। देखिए, जन समाज में निहित होती है, वही बता रहा है। देखिए, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्गों के हाथों में ना होकर संपूर्ण जन समाज के सदस्यों में निहित होती है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए पूरा राज्य है, इसको चलाता कौन है? एक मुख्यमंत्री चलाता है कि नहीं चलाता है? तो देखिए, मान लीजिए पूरा पब्लिक है, पूरा जनता है, पूरे राज्य की जनसंख्या है। तो बता रहा है कि लोकतंत्र वह है जो किसी विशेष व्यक्ति के हाथ में ना होकर संपूर्ण किसमें होता है? संपूर्ण लोगों में होता है, संपूर्ण जन समाज में होता है। वही यह परिभाषा बताने की कोशिश कर रहा है और इस परिभाषा को दिए हैं लॉर्ड ब्राइस। कहीं पूछ लिया जाता है, जैसे आप बीए में पढ़ते होंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि यह परिभाषा किसके अनुसार है, तो आप बताएंगे लॉर्ड ब्राइस के अनुसार है। तो देखिए, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्गों के हाथ में न होकर संपूर्ण जन समाज के सदस्यों में निहित होती है, वही क्या है दोस्तों? वही लोकतंत्र है। अब देखिए अगला परिभाषा जो अब्राहम लिंकन ने दिए थे, और बहुत छोटा सा परिभाषा है लेकिन बहुत कुछ इससे सीखने को मिलता है। देखिए, प्रजातंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। प्रजातंत्र, लोकतंत्र कहिए या जनतंत्र कहिए, ये तीनों एक ही चीज है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। प्रजातंत्र, लोकतंत्र और जनतंत्र, एक बार और बोल दे रहा हूं, प्रजातंत्र, लोकतंत्र और जनतंत्र, ये तीनों एक ही शब्द है, ये आपस में ये पर्यायवाची शब्द है, इसमें कंफ्यूज मत होइए। जैसे जल नीर तोय, पानी का पर्यायवाची जल नीर तोय, उसी तरह प्रजातंत्र, जनतंत्र और लोकतंत्र तीनों एक ही चीज है। देखिए, प्रजातंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, ये तीन शब्द हैं। जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। देखिए, इसको लिखने वाले कौन हैं? इसको लिखने वाले हैं अब्राहम लिंकन। इन्होंने लिखा कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा शासन होता है। तो देखिए, अब देखते हैं एक और परिभाषा। मैंने सोचा कि आप लोग को एकदम क्लियर कर दिया जाए, आपका जो कंसेप्ट होना चाहिए एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए शिक्षा लेने में। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि मैं लोकतंत्र पढ़ा और मुझे परिभाषा नहीं मालूम, ये कैसे हो सकता है? नहीं, मैं उसी विचार से बनाया हूं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। देखिए, मैंने 3 परिभाषा लिया हुआ है, 2 परिभाषा को क्लियर कर दिए। अब जानते हैं लास्ट परिभाषा। देखिए, हेरोडोटस ने कहा एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राज्य की सर्वोच्च सत्ता संपूर्ण समाज में निहित होती है। देखिए, इन्होंने बताया कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राज्य की सर्वोच्च सत्ता संपूर्ण समाज में निहित होती है। यानी कह रहा है कि राज्य की शक्ति किसी विशेष व्यक्ति को न देकर, किसी विशेष समाज को न देकर, किसी विशेष वर्ग को न देकर संपूर्ण किसमें निहित होती है? तो जन समाज में, यानी जनता के लोगों में। जन का मतलब लोग, समाज का मतलब समाज, यानी समाज के लोगों में निहित होती है। वही क्या है? वही लोकतंत्र है। देखिए, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राज्य की सर्वोच्च सत्ता संपूर्ण समाज में निहित होती है। यानी लोकतंत्र का मतलब है कि कोई एक व्यक्ति अपने मन से देश का शासन नहीं चला सकता, उसको चलाने के लिए समाज के लोग ही काफ़ी है। क्योंकि जैसा समाज के लोग कहते हैं, सरकार वैसा ही नीति और कानून बनाती है और लोगों पर शासन करती है। ये नहीं कि सरकार जो मन करे वो करे, नहीं दोस्तों, हमारे मन से चलती है। हम हमारे मतों के द्वारा जब हम वोट देते हैं तो वो हमारे द्वारा चयन होती है, और जब हमारे द्वारा चयन होती है तो वो हमारे लिए काम करती है। तो देखिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये तीनों परिभाषा समझ में आ गया होगा। एक बार देख लीजिए, लॉर्ड ब्राइस ने कहा
लॉर्ड ब्राइस ने कहा ये परिभाषा, और अब्राहम लिंकन ने कहा कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, लोकतंत्र वही है। अब देखिए इन्होंने कहा कि इस राज्य की सर्वोच्च सत्ता किसी विशेष व्यक्ति के हाथों में न होकर संपूर्ण जन समाज में निहित होती है। तो देखिए एक प्रकार से हम लोगों को देखा जाए तो लोकतंत्र क्या बता रहा है, लोगों का शासन ही बता रहा है। जैसे देखिए ऊपर भी बता रहा था, अर्थ हम लोग देखिए तो जनता का शासन। अब देखिए आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जन समाज यानी यहाँ पर लोगों का शासन ही बता रहा है। अब यहाँ पर देखिए जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा, यानी तीनों परिभाषा में यदि देखें तो एक बात सेम है, एक बात सेम है, और चार शब्द इधर और चार शब्द इधर जोड़कर परिभाषा बनाया गया है। देखिए जनता का शासन, देखिए जब अर्थ था जनता का शासन तो इसमें पूरा जो बात होगा वो लोगों के शासन के ही ऊपर बात होगा, किसी विशेष व्यक्ति के बात नहीं होगा, संपूर्ण लोगों का ही बात होगा। अब देखिए उद्देश्य, मैंने इस बात को लिखा है कि उद्देश्य क्या होता है, लोकतंत्र का उद्देश्य क्या होता है, व्हाट इज पर्पज ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए दोस्तों यदि इसको जान गए ना तो आप जान जाएंगे कि लोकतंत्र क्यों बना, लोकतंत्र क्यों बना, क्यों हमको जरूरत पड़ी लोकतंत्र को। देखिए सामाजिक, आर्थिक, नैतिक एवं राजनीतिक जीवन के क्षेत्रों में अधिक से अधिक समानता बनाए रखना। देखिए दोस्तों सामाजिक, आर्थिक, नैतिक एवं राजनीतिक जीवन के क्षेत्रों में अधिक से अधिक समानता बनाए रखना, लेकिन इसका जो मेन टारगेट है क्या है, समानता बनाए रखना। हर एक क्षेत्र में समानता बनाए रखता है। देखिए दोस्तों लोकतंत्र क्या करता है, हर एक क्षेत्र में समानता बनाने का कार्य कर रहा है, जैसे वह सामाजिक जीवन हो, यह आर्थिक जीवन हो, नैतिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, और किसी भी क्षेत्र में क्या करता है, अधिक से अधिक समानता बनाए रखने का कार्य करता है। लेकिन मैंने मेन टारगेट देखा, लोकतंत्र का मेन टारगेट तो क्या है, समानता बनाए रखना। वो हर एक क्षेत्र में लोकतंत्र क्या करता है, समानता बनाने का कार्य करता है। यदि कोई पूछे तो एक ही शब्द बताना दोस्त, यदि कोई पूछे तो एक ही शब्द बताना, क्या बताना, मेन टारगेट। यानी लोकतंत्र का मेन टारगेट क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, मेन लक्ष्य क्या है, तो समानता बनाए रखना। वह सबको एक समान जोड़कर चलने वाला है लोकतंत्र। तो देखिए दोस्तों आप लोग उद्देश्य समझ में आ गया होगा कि मेन टारगेट क्या होता है, तो समानता बनाए रखना। अब चलते हैं प्रकार की ओर, काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी कन्फ्यूजन इसमें आप लोगों को होता है, जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए अब लोग चलते हैं प्रकार की तरफ। तो देखिए लोकतंत्र को दो में बांटा गया है, लोकतंत्र को दो भागों में बांटा गया है, अर्थात लोकतंत्र के दो भेद होते हैं या दो प्रकार होते हैं। पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब देखिए पहले एक एग्जाम्पल की मदद से आपको समझा देना चाहता हूं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है, उसके बाद जब ये थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो देखिए मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ये आप हैं, यदि आप हैं, ये कोई व्यक्ति है। देखिए ये आपके सामने वोट मांगने आया है, चुनाव का मामला है, आप वोट देने जाते हैं। देखिए यदि ये व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है। देखिए यदि ये व्यक्ति बी व्यक्ति को डायरेक्ट तरह से अपना मत दे रहा है, यानी डायरेक्ट तरह से, यानी जो वोट देगा वो ए व्यक्ति जो वोट देगा वो बी व्यक्ति को डायरेक्ट प्राप्त होगा, यानी सीधा देगा। इसके बीच में कोई तामझाम नहीं कि मैं इसको दिया तो उसको दिया, तो कुछ नहीं व्यवस्था है। ए व्यक्ति ने अपना मत दिया और बी व्यक्ति में जाकर जुड़ गया डायरेक्ट। इसमें कोई तरीका नहीं है कि मैं इस प्रतिनिधि को दूंगा तो वो उसको देगा तब मेरा वोट जाएगा, नहीं दोस्तों। यदि ये व्यक्ति वो अपना वोट दिया और बी व्यक्ति को डायरेक्ट तरीके से, कैसे, डायरेक्ट तरीके से प्राप्त हो गया तो हो गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र। आपका काम खत्म, बस इतना ही पढ़ना था। यदि ये व्यक्ति अपना मत दिया और बी को डायरेक्ट तरीके से प्राप्त हो गया तो खत्म, यही प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यदि ये व्यक्ति बी को, ये व्यक्ति सी को, अब देखिए सी को वोट देना चाहता है तो ऐसा नियम है, ए पहले बी को देगा और बी सी को देगा। तो ऐसा क्या है, ये अप्रत्यक्ष है, यानी ये डायरेक्ट नहीं दे सकता है।
क्या कर सकता है, डायरेक्ट नहीं दे सकता है। किसको, सी को डायरेक्ट वोट नहीं दे सकता है। पहले अपना वोट किसको देगा, अपने प्रतिनिधि, और उसका प्रतिनिधि इसको चुनाव चयन करेगा या चुनाव करेगा। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने मतों का अनुदान किसी व्यक्ति को डायरेक्ट तरीके से या प्रत्यक्ष रूप से करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करता है, तो उसे क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप में। देखिए, ये इसको वोट देना चाहता है लेकिन इसको दिया, क्यों, क्योंकि यह अप्रत्यक्ष है। आप प्रत्यक्ष रूप से वोट नहीं दे सकते हैं, और यही क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने प्रतिनिधि या उम्मीदवार या शासक का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करता है, तो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और जब कोई प्रतिनिधि, जब कोई व्यक्ति, जब कोई जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव किसी प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है, अपने शासक का चुनाव किसी प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है, तो उसे क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष। देखिए, यहाँ पर ये डायरेक्ट दे रहा था वोट, यहाँ पर डायरेक्ट दे रहा था, लेकिन यहाँ ये डायरेक्ट नहीं दे रहा था, इसके माध्यम से इसको दे रहा था, तो यही अप्रत्यक्ष हो गया। तो देखिए, अब हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि शिक्षा को एक इमेजिनेशन के माध्यम से जोड़ दीजिए, शिक्षा को एक इमेजिनेशन के माध्यम से जोड़ दीजिए, क्योंकि जब बच्चा चित्र देखेगा तो उसको ज़्यादा क्लियर होगा। और मैं वही प्रयास करता हूं कि आप लोगों को हर एक चीज़, वह कठिन हो या आसान हो, मैं हर एक चीज़ को आसान बनाना चाहता हूं, आपके लिए एकदम शून्य बनाना चाहता हूं। यदि वो शिखर तक जा रहा है तो मैं उसको खींच कर शून्य तक लाता हूँ, क्योंकि आपको समझ में आ जाए। आप समझ में आ जाएंगे तो मुझे संतोष हो जाएगा। देखिए, अब थ्योरी पढ़ते हैं, अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र का थ्योरी पढ़ते हैं। देखिए, जिसमें जनता अपने शासक या प्रतिनिधि का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करती है। मैंने अभी बताया, यहाँ पर ए क्या कर रहा था, ए बी को डायरेक्ट तरह से चुन रहा था, तो मैंने कहा कि ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट चुन रहा है, ये जो वोट देगा इसमें आकर डायरेक्ट रूप से ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और यही परिभाषा कह रहा है। देखिए, जिसमें जनता अपने शासक या प्रतिनिधि, देख लीजिए यहाँ पर शासक लिख सकते हैं, प्रतिनिधि लिख सकते हैं, या उम्मीदवार लिख सकते हैं, तीनों सही है। देखिए, जिसमें जनता अपने शासक या प्रतिनिधि का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करती है, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। दूसरा देखिए, जिसमें जनता राज्य के शासन कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब देखिए, शासन कार्यों में भाग लेना का मतलब आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होते होंगे, शासन कार्यों में भाग लेती है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति ने बी को वोट दिया, तो ये इसका मतलब ये अपने लाभ के लिए दिया होगा कि कुछ कार्य कराएगा, अच्छा कराएगा, हमारे लिए लाभकारी होगा। लेकिन ये अपने मन से आलतू फालतू जो नहीं करना चाहिए वो भी कर रहा है, तो इसका हक है, क्योंकि इसने अपना एक वोट आपको दिया है और आप इसके अंडर में रह सकते हैं, न कि आप इसको अपने अंडर में ले सकते हैं। इसको समझिएगा। देखिए, आप इससे यदि जीते हैं, यदि जनता के वोट से जीते हैं, तो आपको जनता के अंडर में रहना होगा। ये नहीं कि जो मन किया वो कर दिए, नहीं। ये शासन कार्यों में आपके भाग ले चुकी है, आपके शासन कार्यों का हिस्सा है, क्योंकि आप इसके वोट से ही विजयी तो हुए हैं। आपको जो सत्ता मिली है वो इसके वोट से मिली है, तो आप इसके अंडर में रहिए, इसको अपने अंडर में मत करिए। यही बता रहा है कि जिसमें जनता राज्य के शासन कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, वह क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब आइए नजर डालते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की ओर। देखिए, जिसमें जनता अपने शासक का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ए को वोट देना है सी को, ए को वोट देना है सी को, लेकिन यह देता है किसको, बी को, और बी देता है सी को। इस प्रकार से यह डायरेक्ट तरीके से अपना वोट नहीं दे सकता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं दे सकता है, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए, जिसमें जनता अपने शासक का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, उसे क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कहते हैं। अब देखिएगा, इसे प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र कहते हैं। इसको बहुत मोस्ट है, क्योंकि जो अलग रहता है उसी को ज़्यादा याद किया जाता है। क्योंकि देखिए,
प्रतिनिध्यात्मक, यदि छोड़ेंगे, अरे छोड़ दो यार, ये क्या है, कुछ नहीं है। प्रतिनिध्यात्मक कौन पूछेगा ऐसे अटपटे सवाल, यही पूछा जाता है जो आप लोग छोड़ कर जाते हैं। देखिए प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र कहते हैं। अब देखिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र क्यों कहते हैं, इसको समझाइए। तो देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए ए बी और सी, देखिए प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र कहते हैं, क्यों कहते हैं पहले पढ़ दीजिए, थ्योरी पढ़ लीजिए, आपको फिगर के माध्यम से समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्यों में भाग लेती है। मैंने अभी कहा कि ये क्या करती है, शासन कार्यों में भाग लेती है। तो देखिए अब देखिए ये तो वोट नहीं दिया है इसको, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, ये तो वोट नहीं दिया है इसको, तो क्या करेगा ये क्या करेगा, इसके माध्यम से शासन कार्यों में भाग लेगा, इसके माध्यम से। यानी ये तो अपना मत दिया है बी को, जो कि यह है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, क्योंकि यह है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में आप डायरेक्ट नहीं भाग ले सकते हैं, क्योंकि आपने डायरेक्ट वोट भी नहीं दिया है, इसमें आपने डायरेक्ट वोट भी नहीं दिया है, तो आप अपने प्रतिनिधि के माध्यम से इसके शासन कार्यों में भाग लेंगे। अब इसको कहेंगे कि वो गलत काम कर रहा है, तुम आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हो, तो ये जाएगा इसके पास और ये सब मिलकर इसके प्रति आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि एक वोट दिए हैं ना, आपको एक वोट दिए हैं। तो वही कह रहा है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्यों में भाग लेती है। दोस्तों ये रहा 4-5 हेडिंग, जैसे लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र का परिभाषा, लोकतंत्र का उद्देश्य, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र, हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं लोकतंत्र के गुण और अवगुण की ओर। दोस्तों उसमें बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो इतना ही इंफॉर्मेशन होने वाली है। अगला जब पढ़ेंगे लोकतंत्र के गुण और अवगुण तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप बीए में पढ़ते हैं तो आपके लिए तो और महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि लोकतंत्र का गुण और अवगुण, लोगों ने बताया कि लोकतंत्र का गुण भी है। लोकतंत्र अच्छा है तो क्यों अच्छा है, बात तो है, लोकतंत्र अच्छा है तो क्यों अच्छा है, लोकतंत्र खराब है तो क्यों खराब है, इसी बात को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब लोग चलते हैं लोकतंत्र के गुण और अवगुण की ओर। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं लोकतंत्र के गुण और दोष, लोकतंत्र की क्या अच्छाई है, लोकतंत्र की क्या बुराई है, इसी चीज़ को देखते हैं। यदि आप बीए में पढ़ते हैं तो आपके लिए तो और महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उसमें पूछा जाता है लोकतंत्र के गुण या अवगुण को प्रदर्शित करते हुए 4 से 5 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। तो देखिए पहला है उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी शासन का मतलब क्या होता है, जब हम सरकार को चुनते हैं तो सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है और सरकार को भी जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। तो लोकतंत्र में पहला विशेषता है उत्तरदायी शासन, हम सरकार को चुने हैं तो सरकार को भी हमारे प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। दूसरा है सार्वजनिक शिक्षण। सार्वजनिक शिक्षण हमारे लोकतंत्र में हर 5वें वर्ष चुनाव की प्रकृति है। यदि वह सरकार जो आप सरकार को चुने हैं वो अच्छा कार्य नहीं करती है तो आने वाले 5वें वर्ष के बाद आप उसको हटा सकते हैं, ये भी व्यवस्था है। तीसरा जन कल्याण की भावना, जो सरकार बनी है उसको लोगों के भलाई के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वह जनता से उठकर गया है और जनता की समस्याओं को, परेशानी को उसे समझना चाहिए। देखिए तीसरा हो गया। चौथा सर्वाधिक कार्यकुशल शासन। ये देखिए सर्वाधिक कार्यकुशल है क्योंकि इसमें सभी जनता की भागीदारी होती है, ये नहीं कि एक जनता की भागीदारी होती है, सबकी भागीदारी होती है और सभी लोग मिलकर अपने शासक का चुनाव करते हैं। तो ये हो गया, चौथा हो गया। अब देखिए पांचवा जनता का नैतिक उत्थान। यदि आप सरकार बने हैं, आपका सरकार बना है, जनता के द्वारा आपका सरकार बना है, सभी लोगों ने आपको चुना है, तो आप जनता के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास के बारे में ही सोचेंगे, क्योंकि लोग आपको अपनी भलाई के लिए ही तो बनाए हैं, हम अपनी भावनाओं को समझने के लिए बनाए हैं। यदि आप लोगों से उठकर गए हैं तो आप लोगों के इन बातों पर ध्यान करिए। छठा नंबर है देशभक्ति का स्रोत। इसमें देशभक्ति बना रहता है क्योंकि सभी लोग मिलकर एक ललक होती है, हाँ हम इस सरकार को बनाएंगे, इस सरकार को बनाएंगे। यानी इसमें क्या होती है, सभी लोगों की ललक होती है और उसी सरकार को, जैसे मोदी सरकार आए थे तो सबको ललक थी, हाँ कमल पर देना है, कमल पर देना है, कमल पर देना है, और वही 2 साल से लगातार शासन कर रहे हैं। उनको एक प्रकार से देशभक्ति जागरूक करना है कि हम आपके लिए हैं, जो मैं सरकार बनाऊं आपके लिए बनाऊं, आपको सेवा करने के लिए बनाऊं। तो देशभक्ति का स्रोत जैसे मोदी जी से सीखनी चाहिए कि देशभक्ति कैसी फैलती है। अब देखिए
देशभक्ति का स्रोत। अब देखिए समानता का पोषक, देखिए गुण क्यों नहीं होगा समानता का पोषक, क्योंकि लोकतंत्र का उद्देश्य क्या था, समानता बनाए रखना। लोकतंत्र का उद्देश्य क्या क्या पढ़ाया मैंने, समानता बनाए रखना। और यहाँ पर देखिए समानता का पोषक है, यानी सभी लोगों को एकजुट करने वाला है, अनेकता में एकता लाने वाला है, क्या है, लोकतंत्र है। अब देखिए अगला है स्वतंत्रता की रक्षा। स्वतंत्रता की रक्षा का मतलब आप पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, ये स्वतंत्र है, आप कोई भी चैनल खोल लेंगे, कोई भी वीडियो देख लेंगे, कहीं स्कूल में नाम लिखवा लेंगे, कहीं कोचिंग पढ़ लेंगे, ये स्वतंत्र है। आप कहीं जाकर अपने विचारों को अनुदान कर सकते हैं, कभी कहीं भाषण दे सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। तो लोकतंत्र क्या करता है, स्वतंत्रता की भी रक्षा देता है। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है, लोकतंत्र के अनुसार है, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ, अपने विचारों को, अपने भाषण को देने के लिए स्वतंत्र हूँ। तो क्या है, स्वतंत्रता की रक्षा। अगला है क्रांति से सुरक्षा। मान लीजिए क्रांति का मतलब लड़ाई झगड़ा, क्रांति का मतलब लड़ाई झगड़ा। जब हम और आप मोदी सरकार को बनाए हैं तो हम लोग लड़ाई क्यों करेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग वोट नहीं देंगे वो विजय नहीं हो सकते हैं, जब तक हम लोग वोट नहीं देंगे वो विजय नहीं हो सकते। तो देखिए क्रांति से सुरक्षा, इसमें क्रांति नहीं होती है, क्योंकि हमारे और आपके वोट से ही वो तो जीते हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो हमारे और आपके वोट से बने हैं, तो हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे ही वोट से तो वो बने हैं। तो यही है क्रांति से सुरक्षा। अब देखिए सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व, एक धर्म, सिर्फ एक धर्म देने से मोदी सरकार तो बनी नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति के, सिर्फ एक जाति के, सिर्फ एक बिरादरी के वोट देने से मोदी सरकार नहीं बने हैं। सभी वर्गों ने प्रतिनिधित्व किया भारत में, सभी जाति जो धर्म रह रहा है, सभी लोगों ने अपना मत का अनुदान किया, तो मोदी जी आज प्राइम मिनिस्टर हैं। हर एक सरकार भी वैसे ही बनती है, किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती है। विश्व शांति का समर्थक, विश्व शांति के समर्थक, क्योंकि लोकतंत्र लोगों का शासन है। जब लोग चाहेंगे तो कोई नीति या नियम का निर्माण होगा, अन्यथा नहीं होगा। कोई नियम सरकार लागू करना चाहता है तो उस जनता से अवश्य राय लेगा कि ये कैसा रहेगा, क्योंकि आपने लागू कर दिया, जनता को काफ़ी तकलीफ हो रही है, तो जनता उसका विरोध करने लगेगी। यानी ये विश्व शांति का समर्थक है लोकतंत्र। अब देखिए हम लोग देखते हैं थोड़ा दोष क्या है, आखिर में तो अच्छाई है, बहुत अच्छाई है। देखिए हम लोगों ने 11 अच्छाई को देखा, मतलब 11 गुण को देखा। अब देखते हैं बुराई, यानी दोष। बुराई ऐसे कह सकते हैं आम भाषा में, लेकिन दोष कहिएगा आप लोग। देखिए पहला, गुण की अपेक्षा संख्या प्रबल। पहला, गुण की अपेक्षा संख्या प्रबल। जैसे एक शिक्षित, 10 में से एक शिक्षित है और 9 अशिक्षित है, तो 9 व्यक्ति, ये तो शिक्षित है तो ये तो कहेगा कि हम इनको देंगे, इस सरकार को देंगे, क्योंकि हमारे अनुसार ये बहुत अच्छे हैं। वो जानता है कि ये सरकार कैसे काम करने वाली है, ये राजनीति में आएगी तो अपना जलवा कैसे बिखेरेगी। तो देखिए ये तो जानता है, लेकिन ये 9 लोग ये नहीं जानते हैं, इनको बस वोट देने से मतलब है कि वोट दे दो काम खत्म। तो देखिए गुण की अपेक्षा संख्या प्रबल, यानी इसमें जो 10 में से मान लीजिए एक है, तो ये का शिक्षित है, क्या करेगा बेचारा, जब जानते हैं कि बहुमत का शासन है, जहाँ अधिक वोट गिरेगा वही जाने। अभी मान लीजिए ये वो एक वोट देंगे तो कौन समझेगा कि ये बहुत PhD किए हैं, MA किए हैं, BA किए हैं, इनका वोट का बहुत मूल्य है, और ये फड़वा चलाता है क्या। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है, गुणों की अपेक्षा संख्या प्रबल, इसीलिए पहला दोष माना गया है, गुणों की अपेक्षा संख्या प्रबल। अब देखिए दूसरा, सार्वजनिक धन और समय का अपव्यय। आप जानते हैं कि लोकतंत्र जब वोट होता है, चुनाव मामला आता है, तो देखिए 3 साल से पहले से ही समय, सारे नेता रोड जाम कर देंगे, हर क्रॉसिंग बंद करवा देंगे, अपना प्रचार करेंगे, अपना काफिला उतारेंगे। तो देखिए सार्वजनिक धन और समय का अपव्यय, यानी धन का बहुत खर्चा होता है, हर एक चीज़, यहाँ तक वोट को भी धन से ही खरीदा जाता है। वोट को भी ग्राम प्रधानी देख लीजिए, हर एक व्यक्ति को 2000 रुपया दीजिए और आप अपना वोट खरीद लीजिए। तो देखिए सर्वाधिक धन और समय का अपव्यय, यानी समय तो आप देखते ही हैं, पर्चा भराना, ये पर्चे दाखिला करना, ये करना, वो करना, सभी चीज़ में क्या है, समय का ज़्यादा इसमें कीमत रहता है। अब देखिए तीसरा, मूर्खों का शासन बताया गया है लोकतंत्र में, क्योंकि जब 5 शिक्षित रहेंगे और 50 अनपढ़ रहेंगे, 5 शिक्षित रहेंगे, 50 अनपढ़ रहेंगे, तो विजय कौन कराएगा, अनपढ़ तो करवा रहे हैं। उनको तो मतलब नहीं कि कैसी सरकार चाहिए, कैसी व्यवस्था चाहिए, बस पैसा पा गए या किसी के लालच पा गए, या कोई नेता आकर कह दिया मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो ये तो आ गए लालच में। शिक्षित तो जानता है कि ये कुछ नहीं करवाने वाला है, बस भौंक रहा है। तो देखिए
इसको मूर्खों का शासन बताया गया है। अब देखिए चौथा, धनिक वर्गों का शासन। देखिए अब ऐसा मामला आ गया है कि आपके पास पैसा रहेगा तो आप सीटें भी खरीद सकते हैं, जीत भी सकते हैं, लड़ भी सकते हैं, यहाँ तक कि वोट भी खरीद सकते हैं। तो देखिए धनिक वर्गों का शासन, यानी धनिक वर्ग, देखिए अब हम लोग चाहेंगे तो सरकार नहीं कर सकते, शासन व्यवस्था नहीं चला सकते, क्योंकि सब कुछ करेंगे, टैलेंट है, अपनी एजुकेशन है, शिक्षा है, देश को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आपको कोई नहीं पूछेगा। तो देखिए लोकतंत्र में धनिक वर्गों का शासन, यानी एक बड़ा गलती है लोकतंत्र का कि इसमें धनिक वर्गों का ज़्यादा शासन है। अब देखिए भ्रष्ट शासन व्यवस्था, ये शासन व्यवस्था भ्रष्ट हो गई है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किताब में दिया है तो कह रहा है। देखिए भ्रष्ट शासन व्यवस्था का मतलब ये भ्रष्ट हो गया शासन व्यवस्था, क्योंकि इसमें गुण से कोई मतलब नहीं है, संख्या से मतलब है। देखिए पहला और यहाँ पर देखिए इसको मिलाइए, भ्रष्ट शासन व्यवस्था, गुण से मतलब नहीं है, शिक्षा से मतलब नहीं है, और शिक्षा से मतलब नहीं है, किससे मतलब है, संख्या से। जिसकी संख्या भारी वो हो गया विजय, जिसकी संख्या भारी वो हो गया विजय, यानी गुण की अपेक्षा संख्या पर बल देने वाला है। अब देखिए छुआ, अस्थिर सरकार। अस्थिर सरकार, देखिए अ का मतलब नहीं, स्त्री का मतलब स्थिर सरकार, यानी यदि आप चाहते हैं कि अकेला मैं रहकर 25 साल अच्छा कर रहा हूं तो 25 साल अकेले रहकर शासन कर लूं, तो ऐसी संभव नहीं है। हर 5वें वर्ष आपको चुनाव का सामना करना पड़ेगा, यदि चुनाव में आप विजय होंगे तभी सरकार बनेगा। तो देखिए अस्थिर सरकार, यानी ऐसा नहीं है कि आप हटा नहीं सकते हैं, हट नहीं सकते हैं, आप कितना भी पैसे दे दें लेकिन चुनाव का सामना करना ही पड़ेगा। अब देखिए सच्चा लोकतंत्र संभव नहीं है, सब कुछ कहा गया, फिर से बाद में कहा गया है कि सच्चा लोकतंत्र संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गुणों की अपेक्षा संख्या पर ज़्यादा बल दी जाती है, गुणों की अपेक्षा संख्या पर ज़्यादा बल दी जाती है। दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो कैसा लगा, एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में अवश्य देना। आपको 100% में से इस वीडियो को कितना परसेंट अच्छा मानेंगे, इस वीडियो को कितना परसेंट अच्छा मानेंगे, आप कमेंट में अवश्य दीजिएगा दोस्तों, कमेंट में अवश्य इसका जवाब दीजिएगा कि आप वीडियो को 100% में से कितना परसेंट लाइक किए हैं, 80%, 90%, 70%, 60%, 50%, 40%, 10%, कुछ भी नहीं, इसका आंसर आप कमेंट में अवश्य दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग कमेंट करिएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है, मैं बना दूंगा।